हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम डील करेंगे दैट टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप इंग्लिश रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आप यूजीसी नेट की बात करें, डिफरेंट स्टेट सेट्स की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, और जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम है जेकेपीएससी लेक्चरशिप का, अगर उसकी बात करें तो इस टॉपिक से जहाँ तक मेरा लिमिटेड होराइजन ऑफ एक्सपीरियंस कंसर्न है तो क्वेश्चन पक्का रहेगा। दिस टॉपिक इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पोएट्स विच इज रेफर्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्स। तो आज हम मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करेंगे। इससे पहले जो दो डिफरेंट स्कूल्स ही आप कह सकते हैं उनको, या दो डिफरेंट ग्रुप्स थे। फर्स्ट वाज इंग्लिश चौसेरियन एंड सेकंड वाज स्कॉटिश चौसेरियन। उनके मेंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेंबर्स की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट रहेगा कि स्कॉटिश चौसेरियन कौन था और इंग्लिश चौसेरियन कौन था। अभी हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो मेटाफिजिकल पोएट्स है, और मेटाफिजिकल्स के बाद नेक्स्ट क्लास में आई विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट कैविलियर पोएट्स। और मेटाफिजिकल पोएट्स और कैविलियर पोएट्स से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। तो let me directly, dive deep into today's topic. It is metaphysical poets. बहुत ही important topic है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट या मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें या पूरे ग्रुप की बात करें, तो क्वेश्चन कुछ यूं रहा है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स और कैविलियर स्कूल ऑफ पोएट्स जो हैं वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो एस्पिरेंट यूजुअली सेंचुरी को डिस्टिंग्विश करने में कंफ्यूज रहता है। तो ये अभी आप क्लियर कर लें कि मेटाफिजिकल्स और कैविलियर्स जो हैं, हालांकि अभी हम कैविलियर्स को डील नहीं करेंगे, हम मेटाफिजिकल्स को ही डील करेंगे, बट ये जो दोनों स्कूल ऑफ पोएट्स हैं, दोनों स्कूल ऑफ पोइट्री हैं, दे बिलोंग टू 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। ऑल राइट, ये 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के स्कूल्स हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किताबें बता रही हैं और ये यूजीसी का आंसर है। ऑल राइट, सो एट वेरी आउटसेट आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि 18th सेंचुरी स्कूल है या 16th है। इट्स 17th सेंचुरी स्कूल। ऑल राइट, सो बिगनिंग्स अगर हम बात करें तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पोएट्स which belongs to 17th century English literature. all right, अब हम अगर कॉइनेज की बात करें, who coined, all right, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे कि who coined the metaphysical school of poetry. all right, so it was Dr. Samuel Johnson. all right, it was Dr. Samuel Johnson who coined this metaphysical school of poetry. all right, and he coined this school of poetry in a work, in one of his most important work, and that work is titled as The Lives of Most Eminent English Poets. all right, ये वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो लिखा है, और इस वर्क के अंदर देर आर 52 बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट पोएट्स। ऑल राइट, तो ये 52 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हालांकि शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं भी 54 भी बोला था, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। ये 52 बायोग्राफीज़ हैं, और ये 52 बायोग्राफीज जो हैं दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डेथ डेट ऑफ पोएट्स। ऑल राइट, तो इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कॉइन करा द लाइव्स ऑफ मोस्ट इंग्लिश एमिनेंट पोएट्स में। और इसके भी अंदर, इसके भी डीप जाके अगर आप देखें तो ही कॉइंड दिस स्कूल ऑफ पोइट्री इन द बायोग्राफी टाइटल्ड एज लाइव्स ऑफ कॉले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव्स ऑफ कॉले से मेरा मतलब क्या है कि अब्राहम कॉले वॉज अ मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएट इन and in this biography, I mean in the biography of Cowley, he coined this school of poetry, metaphysical school of poets.
एक तो स्टेटमेंट ये आ गई। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट जॉन ड्राइडन को लेके है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑलराइट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और ड्राइडन और बेन जॉनसन, ये तीन बहुत बड़े फेमस प्ले राइट्स हैं, और इन तीनों लोगों ने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के लिए कुछ ना कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कही हैं जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ड्राइडन हैज़ मेड फॉर द फर्स्ट टाइम द यूज ऑफ टर्म मेटाफिजिक्स। ऑलराइट, ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स टर्म का यूज किया है। ऑलराइट, इसके बाद बेन जॉनसन जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेटमेंट लेके आते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ही सेज डन deserves hanging for not keeping accent, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि for not keeping accent Dunn deserves hanging। all right, और ड्राइडन जो है, ड्राइडन क्या कहते हैं? ड्राइडन says Dunn affects metaphysics, very very important। Dunn affects metaphysics is a statement made by John Dryden. Ben Jonson says Dunn deserves hanging not for keeping accent. John Dryden has made use of the term metaphysics for the first time as far as English literature is concerned. And Dr. Samuel Johnson is associated with the coinage of this particular group of poets called metaphysicals in a work which is टाइटल्ड एज द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। और उसके भी अंदर जाके मोस्ट पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो लाइव्स ऑफ कॉवले के अंदर उसने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को कॉइन करा है। लाइकवाइज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी एज अ ग्रुप ऑफ पोएट, ग्रुप ऑफ प्ले राइट्स वॉज कॉइंड बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी, मैं मेटाफिजिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो मेटाफिजिकल्स की बात मैंने आपसे करी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड बेन जॉनसन का स्टेटमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट आर मेजर सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, तो अगर हम फीचर्स की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है। तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के अंदर जो पोइट्री होती है उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट फार फेच कंसीट्स होते हैं। फार फेच कंसीट्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल साइलेंट फीचर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो फार फेच कंसीट्स का मतलब क्या है? कंसीट का मतलब अभी बता रहा हूँ। फार फेच का क्या मतलब होता है? विच इज़ नॉट कॉमन, विच इज़ वेरी फार, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी। और कंसीट्स का मतलब क्या होता है? कंसीट्स इज अ कंपैरिजन। ऑल राइट, इट्स एन अनलाइक एंड वेरी यूनिक कंपैरिजन। ऑल राइट, या आप कंसीट्स को एक्सटेंडेड मेटाफोर भी कहते हैं। ऑल राइट, तो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के अंदर आप देखेंगे कि फार फेच कंसीट्स का एक्सेसिव यूज हुआ है। फार फेच कंसीट्स मतलब ऐसा कंपैरिजन जो बहुत ऑड है। आप वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की बात करें, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज अ पोम रिटन बाय जॉन डन। अब वहां पे कंपैरिजन देखें, डन हैज कंपेयर्ड अ कपल विद लेग्स ऑफ कैंपस। प्रकार होता है ना कैंपस, उसकी लेग्स के साथ कंपेयर किया। तो देखें कितना फार फेच और कितना अनलाइक और कितना बिजार और स्ट्रेंज कंपैरिजन है। आप फ्ली की बात करें, वो वहां पे एक मॉस्किटो की बात करते हैं। ऑल राइट, आप डेथ नॉट बी प्राउड की बात करें तो ही कंपेयर्स डेथ विद अ मैन। ऑल राइट, आप वो सेवन डेडली सिंस की बात करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फेंसिफुल इमेजेस का यूज़ किया है यहाँ पे मेटाफिजिकल पोइट्री में। और मेटाफिजिकल पोइट्री जो है इट्स रिलीजियस, यू नो, इट्स फुल ऑफ इमोशंस ऑब्वियसली। और दो तीन फीचर्स और हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज,
एंड कॉम्प्लेक्स इमेजरी, कॉम्प्लेक्स इमेजरी, ये सारे फीचर्स हैं गाइज। और फार फेच कंसीट जो है वो एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट डज कंसीट मीन। ऑल राइट, अच्छा जी, अगर हम बात करें कि मेटाफिजिकल स्कूल्स ने कितनी तरीके की पोइट्री लिखी है, तो गाइज रिलीजियस पोइट्री भी लिखी है, उसके बाद डिवोशनल पोइट्री भी लिखी है, इसके बाद अगर हम बात करें और किस तरीके की पोइट्री लिखी है, सॉनेट्स भी लिखे हैं, लव पोम्स भी लिखी हैं, और एपिग्राम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिग्राम बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है, और एपिग्राम का मतलब क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट विटी स्टेटमेंट। ऑल राइट, ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट है लेकिन विटी है। विटी का मतलब क्या होता है? इट्स बेस्ड ऑन लॉजिक, इट्स बेस्ड ऑन डेकोरम, इट्स बेस्ड ऑन मेथड। ऑल राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से हम करेंगे कि इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री जो ग्रुप है, इसके अंदर कौन कौन से पोएट्स आते हैं। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से क्लोजली एसोसिएटेड है, दैट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय टी.एस. एलियट। एंड यू नो टी.एस. एलियट इज टॉमस स्टर्न्स एलियट, आप सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। टॉमस स्टर्न्स एलियट एक मॉडर्न पोएट है एंड ही इज नोबेल रेसिपिएंट ऑफ 1948। 1948 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है। एंड ही इज मेनली नोन फॉर obviously the Wasteland, the Love Song of Jalbert Prufrock, the Murder in Cathedral, the Family Reunion and the Cocktail Party. But T.S. Eliot is also known for an essay, The Metaphysical Poets. Besides, he is also mainly known for an essay, Hamlet. A metaphysical school of poets को T.S. Eliot ने अपने metaphysical poets essay के अंदर mention करा है। एंड पर्टिकुलरली टी.एस. एलियट क्या बोलते हैं कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री एक ऐसा स्कूल ऑफ पोइट्री है विच डिजर्व्स, और यू कैन से विच इज हैविंग एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है कि हु मेड अ स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल पोएट्स एंड asserted दैट दे पोजेस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? It's a fusion of thought and feeling, you know, it's fusion of thought and feeling। कहने का मतलब क्या है कि whatever is in the mind and heart of, whatever is in the mind of metaphysical poet, the same thing is in the heart of poet। मतलब क्या है कि वहां पे एक बहुत अच्छा सिम्बायोटिक और सिम्बियोसिस है, एक अच्छा रिलेशन है, किसमें? थॉट और फीलिंग में। Thought is associated with mind and feeling is associated with heart. So there is a, there is a particular, there is a balance, there is a symbiotic relation between thought and feeling. तो टी.एस. एलियट क्या बोलते हैं कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री एक ऐसा स्कूल ऑफ पोइट्री है विच डिजर्व्स टू बी रेफर्ड और बी प्रेज्ड इन वर्ड्स एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये टी.एस. एलियट ने बोला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग द क्लास। ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, व्हाट हु वर द मेंबर्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये तो सबको मालूम है कि जॉन डन वाज द सोल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पोएट्स। तो हम जॉन डन की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करते हैं अब्राहम कॉले की। ऑल राइट, इसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट एंड्रू मॉविल। एंड्रू मॉविल की बात करेंगे। उसके बाद हम रिचर्ड क्रैशा की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस हेनरी वॉगन एंड जॉर्ज हर्बर्ट एंड Henry Vaughan. Sometimes John Cleveland
is also associated with metaphysical school of poets. Very, very important. So John Donne, Abraham Cowley, Andrew Marvell, Richard Crashaw, George Herbert, Henry Vaughan and John Cleveland are prominent members of metaphysical school of poetry. अब इस ग्रुप से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बना हुआ है? तो क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट के अंदर ये बना हुआ है कि हु वाज रेफर्ड एज द लास्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स. So last of metaphysical school, last of metaphysical poets is अब्राहम कौले. अब्राहम कौले को लास्ट ऑफ मेटाफिजिकल्स कहा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज वी ऑल नो, एंड्रू मॉविल वॉज द फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन, एंड समटाइम्स एंड्रू मॉविल is considered as a Puritan poet also. Why? Because John Milton was a staunch Puritan along with John Bunyan. इसीलिए because of the friendship of Andrew Marvell and John Milton, Andrew Marvell is sometimes considered as a Puritan poet among the galaxy of the poets called metaphysical poets. I hope you got it. जॉन डन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं. फर्स्ट इज डेथ नॉट बी प्राउड, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है. डेथ नॉट बी प्राउड ओरिजिनली गाइस, देखिए एग्जाम में ये आपसे पक्का पूछा जाएगा. ये सबको मालूम है कि डेथ नॉट बी प्राउड इज अ पोम, बट मोर पर्टिकुलरली डेथ नॉट बी प्राउड इज a holy sonnet. And as the title suggests, John Donne is challenging death. Dear death, don't feel proud. Why? Because you are the slave of different forces of nature. You are slave of chance, you are slave of medicine, you are slave of law, you are slave of fate, you are slave of fortune. All right? तो यहाँ पे बिगनिंग से अगर हम देखें तो डेथ बी नॉट प्राउड जो है वो एक हॉली सोनेट है गाइस. एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेथ. एंड जॉन डन इज एड्रेसिंग डेथ इन पर्सन. All right, और he warns death against its pride. उसके प्राइड को कह रहे हैं कि आप प्राइड फील ना करें क्योंकि आप डिफरेंट फोर्सेस का स्लेव हो. वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिनकी बात यहाँ पे जॉन डन करते हैं डेथ नॉट बी प्राउड के अंदर? he says death as slave of fate, important रहेगा, chance, kings and desperate men. All right. तो डन यहाँ पे डेथ नॉट बी प्राउड को एड्रेस करते हुए ही एड्रेसेस डेथ इन पर्सन एंड सेज यू आर स्लेव टू डिफरेंट फोर्सेस. अब इस हॉली सोनेट से गाइज कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रहती हैं, important couplets रहती हैं. फर्स्ट couplet is death not be proud, death not be proud, though some have called thee mighty and dreadful, for दो कंटिन्यू कर दें, इतना बहुत है, याद रखना है बस. देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ एग्जाम. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डिटेल ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इन एग्जाम. ऑल राइट, आपको अप्रोच समझनी है, ऑब्जेक्टिव लेवल से तैयार करना है, फैक्ट्स को रटना है, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम है ये फैक्ट बेस्ड एग्जाम्स है. नेक्स्ट इज वन शॉर्ट स्लीप. डेथ बी नॉट प्राउड के अंदर ही है. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट
we eternally one short sleep past we wake. All right, we wake eternally, and death shall be no more. डेथ कंटिन्यू करें। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेथ नॉट बी प्राउड, दो सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दो वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर। ऑल राइट, तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेंगी डेथ नॉट बी प्राउड हॉली सोनेट में से। ऑल राइट, तो इस सोनेट को वैसे मैंने अभी डील नहीं करना था। आई वॉज सपोज टू डील द इंट्रोडक्शन टू जॉन डन, और इंट्रोडक्शन को डील करेंगे सबसे पहले। हालांकि ये जो मैंने आपको सोनेट करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैंने यही करवाना था, बट यू नो फॉरगेटफुलनेस कभी कभी हो जाती है एक्साइटमेंट के अंदर। तो जॉन डन की इंट्रोडक्शन को डील करेंगे सबसे पहले। ऑलराइट, तो जॉन डन का जो लाइफ स्पेन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइफ स्पेन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पूछा जाता है, 1572 टू 1631, क्योंकि बिगिनिंग से देखें गाइस क्वेश्चन बनता है। जॉन डन वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंडन, very very important. He was dean of St. Paul's Cathedral London. आपके लिए होमवर्क है, आपने जोनाथन स्विफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस फैक्ट को मालूम करना है कि वो किस चर्च के डीन थे। जैसे जॉन डन थे डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन। ऑलराइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे जो जॉन डन के हैं। फर्स्ट इज सूडो मार्टियर, सेकंड इज इग्निशियस his conclave. All right, and next is an anatomy of the world. और बहुत सारी डिफरेंट एनाटमीज हैं जिन पे मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे एनाटमी ऑफ विट इज एसोसिएटेड विद जॉन लिली, एनाटमी ऑफ वर्ल्ड जॉन डन, और 2-3 और एनाटमीज हैं। वीडियो में जाके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज द प्रोग्रेस ऑफ सोल। ऑल राइट, नेक्स्ट इज यहाँ से क्वेश्चन बना है, फॉर हुम बेल टॉल्स। फॉर हुम बेल टॉल्स क्वेश्चन क्या बना हुआ है गाइज? फॉर हुम बेल टॉल्स इज बेसिकली एन ओपनिंग लाइन ऑफ अ वर्क रिटन बाय जॉन डन, एंड द टाइटल ऑफ दैट वर्क इज नो मैन इज एन आइलैंड। नो मैन इज एन आइलैंड, इट्स अ वर्क रिटन बाय जॉन डन, एंड उसकी ओपनिंग लाइन्स क्या हैं? फॉर हुम बेल टॉल्स। अब क्वेश्चन गाइज यहाँ से ये बना हुआ है कि फॉर हुम बेल टॉल्स, तो देखें सबसे पहले तो जॉन डन ने इसका यूज़ करा, और ओपनिंग लाइन्स है किसकी? नो मैन इन एन आइलैंड। अब क्वेश्चन ये बना हुआ है कि लेटर ऑन इस पर्टिकुलर वर्क से, इन पर्टिकुलर ओपनिंग लाइन्स से, एक अमेरिकन पोएट जो थे, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, ही वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इस फ्रेज को कॉपी करा है और अपने एक पर्टिकुलर नॉवल का टाइटल लिया है, जिसका नाम क्या है? फॉर हुम बेल टॉल्स। सेम है ये। All right, and second last fact associated with John Donne from introduction is Isaac Watton is biographer of Isaac Watton is biographer of Donne, very very important. All right, and what are graveyard stone inscriptions of John Donne? जॉन डन की एपिटप क्या है और उसके ग्रेवयार्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन उसके मज़ार पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इन डेथ दो
soul and body. In death, though soul and body are destined to be separated. This is the theme of Donne's great epitaph. ऑल राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा. मैंने डेथ बी नॉट प्राउड की बात आपसे पहले करी, और अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, किस पोम के अंदर जो है वो डिवाइडिंग कैंपस की इमेजरी को यूज़ करा है जॉन डन ने. तो वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में करा है, इम्पॉर्टेंट रहेगा. किस पोम के अंदर जॉन डन ये कहते हैं कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. क्या कहते हैं? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. तो ये कैननाइजेशन में कहते हैं. ऑल राइट, अब किस पोम के अंदर जॉन डन हैज मेड द यूज ऑफ द इमेजरी ऑफ फ्ली और मॉस्किटो? इट इज इन द सेम पोम द फ्ली. ऑल राइट, और जॉन डन की ऐसी कौन सी पोम है विच इज रेफर्ड एज ओबेड? ओबेड इज गाइज बेसिकली अ लिटरेरी डिवाइस, और ओबेड इज अ काइंड ऑफ पोइट्री. इट्स अ काइंड ऑफ पोम विच mourns द अराइवल ऑफ dawn, विच mourns द अराइवल ऑफ मॉर्निंग. जॉन डन क्या करते हैं यहाँ पे? वो ही इज इन अ रूम विद हिज beloved and he curses the arrival of sun, that why you are peeping behind the curtains of the room and disturbing we people. So the sun rising is a poem associated with Ovid. all right, और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सनराइजिंग जो पोम है गाइस, उसको सन को जॉन डन जो है वो कर्स करते समय क्या बोलते हैं? व्हाट ही सेज टू सन एज बिजी ओल्ड फूल. एक बात क्वेश्चन बना हुआ है. पेडांटिक एंड और क्या कहते हैं? सॉजी. एंड लास्टली व्हाट ही सेज बिजी ओल्ड फूल, पेडांटिक, सॉजी एंड रैच. All right, these are the statements made by John Donne in his a love poem Sunrising. all right, तो guys इस क्लास में इतना ही था. तो इंट्रोडक्शन से डॉक्टर सिमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट, जॉन डन का स्टेटमेंट और बेन जॉनसन का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे. सनराइजिंग के अंदर जॉन डन ने सन को किन वर्ड्स में कर्स करा? ये ओबेड का बेस्ट एग्जाम्पल है. कैंपस इमेजरी कहाँ पे? फ्ली की इमेजरी कहाँ है? फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये कहाँ पे बोला? इंपॉर्टेंट रहेगा. डेथ नॉट बी प्राउड इज इंपॉर्टेंट. ग्रेवयार्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑन द ग्रेवयार्ड स्टोन ऑफ जॉन डन इंपॉर्टेंट रहेगा. ही वॉज द डीन ऑफ विच चर्च, इंपॉर्टेंट रहेगा. ऑल राइट, और टी.एस. एलियट ने कहा है इंपॉर्टेंट रहेगा. टी.एस. एलियट ने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा. गाइज मुझे उम्मीद है कि आप यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास. ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. आप यकीन मान के चलिए कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन रहेगा. सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. ऑल राइट, जो आपने सपोर्ट मेरे को दी है, जो आपने मेरे को रिकॉग्निशन दी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं इस वादे के साथ
कि अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन कैवलियर पोएट्स एंड रेस्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।